हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार सेशन की। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का वेटेज लगातार आपको मिलने वाला है। अभी तक हमारे पास 30 अक्टूबर तक का पेपर आया है, एक शिफ्ट अभी तक हुई है। आज हो रही है आपकी 31 अक्टूबर, और आज कोई पेपर आयोजित नहीं हुआ था। कल वाला एनालिसिस मैंने डाल रखा है, परफेक्शन पर भी डाल रखा है, यहां पर भी डाल रखा है। तो कल जब पेपर होगा 1 तारीख के दिन, तो मैं भी पॉसिबल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहां से आपको बनने लगेंगे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर का एक थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि डिटेल करंट अफेयर आपके साथ शेयर किया जाए। और ये पूरा ही एक वन शॉट वीडियो होगा। ये कितनी देर का होगा मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि ये शॉर्ट रहे, ये ज्यादा बड़ा ना हो। और अ, आप सभी जानते हैं कि पूरे ईयर के करंट अफेयर को कंक्लूड करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है, या जहां से आपके परीक्षा के इर्द गिर्द प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को मैं इस क्लास के अंदर कवर करूंगा, है ना। तो मतलब मेरा ये कहना है आपको कि करंट अफेयर में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लगभग ये 50 पेज की 55 ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 54 पेजेस की ये पूरी की पूरी एक ए फॉर्मेट या A4 साइज की शीट मेरे पास है। और ये पूरा किताब फॉर्मेट है, और इसी के अनुसार मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा होगा और इसमें पूरे ईयर का करंट अफेयर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। कौन कौन से टॉपिक्स पर हमारी चर्चा होगी, पहले शुरुआत में एक इंडेक्स बना रखा है मैंने। तो सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक जो आपका होता है 2025, उसकी बात करेंगे। यानी कि 2025 में पेरिस ओलंपिक जो लास्ट टाइम हुआ है उसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय नियुक्तियों की, बजट की बात करेंगे, आर्थिक सर्वे की बात करेंगे, प्रमुख खेल अवार्ड की बात करेंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, राज्य विधानसभा चुनाव, प्रमुख इंडेक्स, प्रमुख ऑपरेशंस, युद्ध अभ्यास, नोबेल प्राइजेस। इसके अलावा प्रमुख घटनाक्रम जो घटित हुए हैं, प्रमुख समितियां, वन रिपोर्ट 2023। उसके अलावा प्रमुख भारत के मंत्रिपरिषद, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, एक देश एक चुनाव, भारत की न्याय संहिता जो नई चेंज हो गई 2023 में, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहते हैं अब, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020, खेलो इंडिया यूथ गेम और क्रिकेट की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, साथ ही साथ खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। सबसे पहले नियुक्तियों से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पद है वो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का। 25 जुलाई सन 2025 को द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वें नंबर की क्या बनती है, राष्ट्रपति बनती है साहब। इसके पहले 2015 और 2021 तक ये झारखंड की क्या रही है, राज्यपाल रही है। इनको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है, राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख करता है, और राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है कि भारत में क्या होगा साहब, एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शंस जो होंगे राष्ट्रपति के वो होगा। ठीक है, और आर्टिकल 57 अगर जीवन में आपसे कभी पूछ ले तो 57 याद रखना कि 57 के अंदर निर्वाचन का प्रावधान जो है उसमें पुनर्निर्वाचन की बात कर रखी है कि राष्ट्रपति पुनर्नियुक्त भी हो सकता है, पुनर्निर्वाचन भी उसका हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पद की। सबसे बड़ा पद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई सन 2014 को अब तक लगातार तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने, वाराणसी से लोकसभा सांसद भी इन्हें चुना गया। ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे कैसे व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति हैं। और इससे पहले 7 अक्टूबर सन 2001 से 22 मई सन 2014 तक गुजरात राज्य के क्या रहे साहब, मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, उपराष्ट्रपति आपके 15वें, याद कर लीजिएगा, तारीख याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है आपसे सीधा पूछ ले तारीख कि बताइए भैया उपराष्ट्रपति जी कितनी तारीख को निर्वाचित हुए। तो इन्होंने शपथ ली है, उसकी तारीख आप याद रख लेना, 12 सितंबर सन 2025। सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है, और सीपी राधाकृष्णन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारत के निर्वाचित 15वें उपराष्ट्रपति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और झारखंड और तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में काम
कर चुके हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रह चुके हैं। भूषण रामकृष्ण गवई, सीजीआई का पद हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये शाम को 31 तारीख का टाइम है, और अभी अभी न्यूज ये आ रही है कि सूर्यकांत नामक जो हमारे जज साहब हैं वो चीफ जस्टिस के लिए अब नियुक्त होंगे। तो आपका पेपर तो बन चुका होगा, और करंट अफेयर अगर आपके पेपर में चीफ जस्टिस को लेकर के आएगा तो आपको भूषण रामकृष्ण गवई ही उत्तर लगाना है। ऑप्शंस में भी यही मिलेगा आपको। लेकिन आज की तारीख में 31 अक्टूबर तक की शाम तक की अपडेट यह है कि जस्टिस सूर्यकांत को जो है नया चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन याद रखिएगा 24 नवंबर के दिन वो शपथ लेने वाले हैं। भूषण रामकृष्ण गवई एक प्रतिष्ठित भारतीय न्यायाधीश है, और 14 मई 2025 को 52वें न्यायाधीश के रूप में ये भारत में शपथ लेते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और 24 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। अमरावती महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है साहब, इनका जन्म होता है। महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकटरमणी हमारे महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी का पद भारत में एक वकील का पद होता है, यानी कि भारत के सबसे बड़े वकील हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। सरकार की तरफ से ये पैरवी करते हैं सभी केसेस की, जो भी केसेस भारत सरकार के होते हैं और जिसमें भारत सरकार पक्षकार होती है, वहां पर ये अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं। आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी हैं, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख आपको जो है मिलता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अभी हमारे यहाँ पर हैं। इस पद का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमणी साहब जो हमारे हैं उनकी मदद करने के लिए यह पद होता है। तो एजीआई के सहायक के रूप में ये काम करते हैं। एनजीटी हमारे यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनता है 2010 में, याद रखिएगा सन 2010 में एनजीटी का गठन किया जाता है, और एनजीटी जो है हमारे यहाँ पे होता है। प्रकाश श्रीवास्तव जो है इस पद पे हैं, प्रकाश श्रीवास्तव जी। एनजीटी 2010 के अंदर एनजीटी की स्थापना होती है, और एनजीटी में जो भी शिकायत आप करते हो आपको 90 डेज का समय मिलता है। 90 डेज के भीतर भीतर अगर आप शिकायत कर दे तो उस पर एक्शन हो जाता है, अन्यथा 90 डेज के बाद अगर आप कोई शिकायत करोगे तो उस पर एक्शन जो है आपका नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति की बात करें तो अब ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटी को थोड़ा सा समझते हैं उनको इस बात का पता होगा कि राज्यसभा का सभापति हमेशा वही व्यक्ति होता है जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो सीपी राधाकृष्णन एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के निर्वाचित 15वें उपराष्ट्रपति हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, और यही क्या बनेंगे, यही राज्यसभा के पदेन सभापति बनेंगे। इनको राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, न कि भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते। तो भारत में वाइस प्रेसिडेंट नामक पद का कोई वेतन का जिक्र नहीं मिलता है। भारत में इनको सभापति होने के नाते पेंशन, वेतन, भत्ते वगैरह मिलते हैं। राज्यसभा में पदेन ये क्या है, सभापति हैं, और उप राष्ट्रपति भी भारत के वर्तमान में नए निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा में उपसभापति होगा भाई, जब राधाकृष्णन साहब नहीं होंगे तो उपसभापति के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह साहब होंगे, और हरिवंश नारायण बहुत टाइम से इस पद पर हैं। सभापति के न होने पर यह कार्य करते हैं। राज्यसभा में ऑफिसर भी होते हैं, और राज्यसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं वो दैनिक काम देखते हैं भाई। सभापति और उपसभापति तो केवल सदन की कार्रवाई करते हैं, लेकिन दैनिक जो वर्क होता है वो जो कौन करेगा, तो राज्यसभा के महासचिव करते हैं। तो राज्यसभा में प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में आज की तारीख में महासचिव के पद पर काबिज हैं। ठीक है, सॉरी महासचिव नहीं, हाँ महासचिव, ठीक है। नेता सत्ता पक्ष की बात करें तो देखो भाई, हमारे यहाँ पे एक तो लोकसभा होती है और एक होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा में हमेशा जो सत्ता पक्ष का नेता होगा वो पार्टी डिसाइड करती है, और लोकसभा में मोदी जी हैं, क्योंकि लोकसभा में वाराणसी से सांसद हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि लोकसभा के नेता मोदी जी कहलाएंगे। पर राज्यसभा में भाई सरकार की तरफ से कौन रहेगा, तो राज्यसभा में जो बॉस होता है सरकार की तरफ से वो नेता सत्ता पक्ष है। पहले पीयूष गोयल जी हुआ करते थे, अब जेपी नड्डा जी को इस बार बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा जेपी नड्डा जी न केवल सत्ता पक्ष के नेता है बल्कि एक मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है, और बीजेपी के ये अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी के क्या है भाई, अध्यक्ष, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा नेता लोकसभा में आपको याद रखना है, नेता लोकसभा नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वाराणसी से सांसद हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, और ये लगातार तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इसके पहले भी मैंने सेम ऐसा वीडियो डाल रखा है, वो 2024 तक का है। जो नए अपडेट हुए उसको मैंने इसमें बस बदला है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। सेम वैसा ही एक पुराना वीडियो भी मेरा लगभग 7-8 महीने पुराना है, तो जो नए नए बदलाव हुए हैं वो मैंने इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है,
नेता विपक्ष जो है वो लोकसभा के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी वर्तमान में रायबरेली से सांसद है, जहां से पहले इनकी माताजी सांसद हुआ करती थी, वर्तमान में रायबरेली से राहुल गांधी जी सांसद है। और राहुल गांधी जी पहले वायनाड से भी सांसद हुआ करते थे, और इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली प्लस वायनाड दो जगह से चुनाव लड़े थे, और दोनों ही जगह से वो जीते हैं। वायनाड की सीट उन्होंने मूव करी, छोड़ दी, और उसकी उनकी जगह पर अब वहां से पुनर्निर्वाचित हो गई उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। तो वायनाड केरल से चुनाव लड़े थे, इस सीट को इन्होंने छोड़ दिया है, और इनकी अब वर्तमान में जो सीट है यूपी की रायबरेली सीट है। लोकसभा में अध्यक्ष है ओम बिरला जी, कोटा बूंदी से सांसद है। याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर बड़ा ही ताकतवर होता है, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। और जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, यानी कि राहुल गांधी जी के पास भी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, क्योंकि ये भी लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष है। लगातार दूसरी बार इनको अध्यक्ष बनाया गया है। जब मोदी जी का पहला कार्यकाल था 2014 में, तो सुमित्रा ताई जो कि इंदौर से आती है, उनको बनाया गया था। 2019 वाले कार्यकाल में इनको बनाया गया ओम बिरला जी को, और वापस ये 2023-24 वाला जो कार्यकाल है इसमें वापस से इनको बनाया गया। अब जिस प्रकार से राज्यसभा में महासचिव का पद होता है, ऐसे ही लोकसभा में भी महासचिव का पद होता है। उत्पल कुमार सिंह जो है इस पद पर काबिज है। आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर, और ये बिहार से आते हैं साहब। आईएएस अधिकारी हैं, और ये कहां से आते हैं, बिहार से आते हैं। तो जिस प्रकार से प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के सभापति थे, तो ये जो है महासचिव हैं लोकसभा के। ठीक है, अब अगला जो हमारा प्रमुख पद है वो है ज्ञानेश कुमार सिंह। बड़े चर्चित व्यक्ति हैं भाई। बताओ, आप फुटेज दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, महिलाओं की, लड़कियों की फुटेज दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, है ना, ऐसा इनका वायरल हो गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। ठीक है, और ज्ञानेश कुमार जी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। याद रखिएगा, भारत में चुनाव आयोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 में कर रखा है। अनुच्छेद 324 भारत के अंदर संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। उन्होंने इस पद पर 19 फरवरी सन 2025 को 1988 बैच के अधिकारी हैं, और 19 फरवरी 2025 को ये राजीव कुमार साहब का स्थान लेते हैं। यानी कि इनके पहले जो हमारे यहाँ पे व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार साहब की जगह पर ये प्रतिस्थापित होते हैं, राजीव कुमार साहब की जगह लेते हैं। केग की बात करते हैं। केग का जो पद है हमारे यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 148 में आता है, अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 में केग का पद है। 149 में केग के कार्य हैं, 150 के अंदर केग की रिपोर्ट का प्रारूप है, और 151 के अंदर केग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखवाएगा, ये बात लिख रखी है। तो केग संजय मूर्ति जी हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 में इस पद का जो है आपका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। 148 में इस पद का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी हैं, जो कि नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखना। और सुमन कुमार बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑब्वियसली बात है। नीति आयोग के वर्तमान जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि नीति आयोग के सीईओ अगर आपसे पूछ ले लेटेस्ट, तो याद रखना BR सुब्रमण्यम साहब है। 25 फरवरी सन 2023 को नीति आयोग के सीईओ यह बने हैं। कब बने हैं, 25 फरवरी सन 2023 को। इसके अलावा वर्तमान में हमारे लोकपाल के पद पर कौन है, तो नवनियुक्त लोकपाल हैं, इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एमपी हाई कोर्ट के लगभग 2014 के आसपास ये चीफ जस्टिस रहे थे, अजय माणिकराव खानविलकर। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इनके पहले जो थे हमारे जो आपके लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष साहब, प्रथम लोकपाल हमारे थे। अच्छा, लोकपाल अधिनियम अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आया था सन 2013 में, और 2013 में ही लोकसभा के चुनाव थे और सरकार बदल गई थी। तो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद लोकपाल अधिनियम आया था। डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ समीर वी कामत। डीआरडीओ क्या भाई, समीर वी कामत है, और समीर वी कामत जो है ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ 1958 में आपका बनता है, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। डीआरडीओ कहां पर है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है।
सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करंट अफेयर के लगातार प्रश्न आ रहे हैं और धीरे धीरे करंट अफेयर के दो तीन प्रश्न आपको प्रतिदिन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली मिलने वाले हैं। और ये पूरा सेशन जो मैंने आयोजित किया है ये उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उनके जो है पेपर अभी चल रहे हैं। ठीक है सर। सीडीएस की बात करें तो ये सबसे बड़ा पद होता है आर्मी के अंदर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है सीडीएस। इसी के अंडर में तीनों सेनाएं आती हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, मान लीजिए तीन सेना है तो इनका जो बॉस होगा वो सीडीएस होगा। और सीडीएस जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बात कहेंगे वो सीडीएस रिपोर्टिंग करेंगे और सीडीएस जो बात कहेंगे वो तीनों सेना के प्रमुख। ये पहले पद भारत में नहीं होता था, भारत सरकार ने इस पद को नए तरीके से जो है बनाया है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो ये बालकोट एयर स्ट्राइक के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, इनका नाम है अनिल चौहान साहब। ये जो है अभी वर्तमान में सीडीएस के पद पर आ गए हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नया जो पद है इसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है सर। इसरो की बात करते हैं साहब। इसरो जो है उसके अंदर वी आर नारायण साहब अब आ गए हैं और 1969 में जो है इस पद पर ये मतलब 1969 में आपका इसरो का स्थापना वर्ष है इसरो का, याद रखिएगा 1969। और इसरो का जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलोर में मिलता है। वी नारायण जो है इस पद पर बैठ गए हैं और ये सोमनाथन साहब के स्थान पर बैठे। पहले टीवी सोमनाथन साहब जो है यहाँ पर हुआ करते थे और अब जो है इसरो में वी नारायण साहब आ गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो चुने गए हैं, ये मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनको याद रख लीजिएगा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन साहब बन गए हैं और भारत का बड़ा प्रशासनिक पद है, सबसे बड़ा पद अगर भारत में कोई है तो वो टीवी सोमनाथन साहब का है। सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो टीवी सोमनाथन साहब का है। और टीवी सोमनाथन साहब वर्तमान में भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर काबिज हैं, जिसको कहते हैं कैबिनेट सचिव। ईडी आपने सुना होगा कि ईडी का समन आ गया, ईडी का छापा पड़ गया, तो ईडी कौन संभाल रहा है? ईडी को संभाल रहे राहुल नवीन, राहुल भैया नवीन, राहुल नाम है इनका और ये राहुल भैया के खिलाफ ही समन जारी करते हैं। तो राहुल और राहुल की पार्टी के खिलाफ समन जारी होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ईडी पहले लोग ने नहीं सुना होगा, लेकिन अभी अभी जब ईडी के काम हो रहे हैं तो लोग ज्यादा चर्चा में इसको लेकर आ गए। कार्यवाहक, खैर मजाक करने की आदत है मेरी। कार्यवाहक प्रमुख है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख है। सीबीआई के प्रमुख की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण कुमार सूद जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर है। सेबी की बात करते हैं, तुहिन कांता पांडे। सेबी की बात करें तो तुहिन कांता पांडे सेबी के जो है डायरेक्टर हैं। इसके पहले माधवीपुरी बुच इसकी अध्यक्षा हुआ करती थी। डायरेक्टर है माधवीपुरी बुच पहले अध्यक्षा हुआ करती थी। और 12 अप्रैल सन 1988 को स्थापना होती है सेबी की। सेबी की स्थापना कब होती है? तो सेबी की स्थापना जो होती है वो होती है 12 अप्रैल सन 1988 को। ठीक है सर। आईओसी की जो अध्यक्ष है वर्तमान में, आईओसी यानी कि आपका इंडियन ओलंपिक कमेटी कहते हैं उसको, आईओसी को, इसकी जो अध्यक्ष है वो है पीटी उषा। ठीक है। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई के संजय मल्होत्रा साहब हैं। 26वें आपके संजय मल्होत्रा साहब जो हैं। पूरा वन लाइनर फैक्ट के रूप में मैंने कोशिश की है कि पेपर में जो प्रश्न आपके आ सकते हैं उनको मैंने हूबहू आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई पूछा जाता है आरबीआई के कौन से क्रम के, तो 26वें हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो 1935 में हुई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1949 में हुआ है। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1934 के एक्ट के द्वारा हुआ था और इस एक्ट का नाम है यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग आरबीआई के जो है एक्ट का नाम है। ठीक है सर। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? ये एसबीआई के अध्यक्ष श्री शिवानसुलु शेट्टी जी, साउथ के हैं। याद रखना, जितने भी भारत में वाणिज्यिक बैंक है इन बैंकों का भी अपना संगठन है। जितने भी भारत के वाणिज्यिक बैंक है इन सभी बैंक का भी अपना संगठन है और ये संगठनों के भी अध्यक्ष हैं। तो जितने भी बैंक है ना उन सभी बैंकों का अपना यूनियन है और उस यूनियन के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष जो है वही है श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऐसा पूछ ले कि वाणिज्यिक बैंकों के यूनियन का अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई के जो अध्यक्ष है वही बैंकों के यूनियन के भी अध्यक्ष है। निदेशक आईबी भी आपने सुना होगा, इनका नाम है तपन कुमार। तपन कुमार जो है आपके आईबी के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आपने सुना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है इनका? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? राष्ट्रीय आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक सांविधिक आयोग है। एक एक्ट बनाकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, जबकि ओबीसी आयोग, एसटी आयोग और एससी आयोग ये तीनों संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, अगला देखो केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग जो है, केंद्रीय वित्त आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष है इनका नाम है वर्तमान में अरविंद पनगड़िया साहब। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का जिक्र है। वित्त आयोग क्या करता है, तो केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य कर जो होते हैं, टैक्सेस जो होते हैं, उनका बंटवारा करता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य टैक्स का बंटवारा करने के लिए कौन सी संस्था होती है, केंद्रीय वित्त आयोग होता है। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त आयोग के पद पर कौन बैठा है, तो वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त आयोग के पद पर बैठे हैं इनका नाम है अरविंद पनगड़िया साहब। अध्यक्ष सीबीडीटी, सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीडीटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है रवि अग्रवाल साहब। अध्यक्ष यूजीसी, यूजीसी विनीत जोशी। यूजीसी नेट आपने सुना होगा, पेपर होता है। तो यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन होता है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये जो यूजीसी है इसकी स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यूनिवर्सिटी शिक्षा में ये एक स्वायत्त संस्था है जो यूनिवर्सिटी को परमिशंस देती है, यूनिवर्सिटी के नियम रेगुलेशंस बनाती हैं, पेपर्स कैसे कंडक्ट होंगे, प्रोफेसर्स कैसे बनेंगे, कैसे भर्तियां होगी, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाना यूजीसी का काम होता है। तो विनीत जोशी इसके कार्यकारी अध्यक्ष है। पूर्व वीसी और जेएनयू के प्रमुख व्यक्ति हैं। अध्यक्ष एनएचआरसी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है एवं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वी रामास्वामी सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष यूपीएससी का कौन है, अध्यक्ष जो यूपीएससी के हैं उनका नाम है अजय कुमार। ये प्रीति सूदन का स्थान लेते हैं। प्रीति सूदन पहले महिला एक अध्यक्ष हुआ करती थी यूपीएससी की। आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुच्छेद नंबर 315 में ये आता है। अनुच्छेद किस में आता है, 315 में आता है। और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का जिक्र मिलता है। ठीक है सर, इसके पहले प्रीति सूदन, और प्रीति सूदन के बाद मनोज सोनी आए, और मनोज सोनी के बाद अजय कुमार साहब आए। ठीक है, तो याद रखिएगा अजय कुमार साहब वर्तमान में इस पद पर हैं, यूपीएससी के चेयरमैन है। यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है, बाकी लगभग 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो उनमें से बहुत सारे सदस्य होते हैं। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं इंटरनेशनल, इनको देख लेते हैं। आईएमएफ में अंदर क्रिस्टानेला जॉर्जीवा प्रमुख नियुक्ति हुई है, ये प्रबंधन निदेशक है आईएमएफ की। डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ अध्यक्ष नाकोंजी ओकोंजो इवेला। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन है, नाकोंजी ओकोंजो एवेला, ये डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष है। डब्ल्यूएचओ के जो प्रमुख है उनका नाम है टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस। क्या नाम है, टेड्रोस एड्रोनेम घेब्रेयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक हैं। डब्ल्यूएचओ के क्या है, वर्तमान में महानिदेशक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत बार ये पेपर में प्रश्न आया है कि यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है, तो आपके एंटोनियो गुतेरेस साहब है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, वन लाइनर फटाफट से देख लीजिए। तो ये रिवीजन रैपिड फायर है क्योंकि अभी मैंने आपको सारी नियुक्तियां पढ़ाई हैं, तो पुनः एक बार फटाफट से देखिए। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार साहब हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम है। नीति आयोग सूचना आयोग के अध्यक्ष मैंने नहीं पढ़ाया था, इसको याद रख लीजिएगा। सूचना आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है हीरालाल सामरिया। सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, हीरालाल सामरिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो होता है उसके विजय के रटाकर, ये महिला है विजया के रटाकर, ये जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम हम लेकर आए थे और हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाने की बात कही थी, तो उसके जो अध्यक्ष है वो हीरालाल सामरिया साहब है। कुछ और पद है, इनके बारे में फटाफट से देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा था सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब। थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। और याद रखना नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और ये दोनों का संबंध एमपी से, ये दोनों ही एमपी से आते हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, और नौसेना के जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये दोनों एमपी के। वायुसेना की बात करें तो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, वायुसेना के अंदर एयर चीफ मार्शल जो है वी आर चौधरी साहब वायुसेना के अंदर आते हैं। कैबिनेट सचिव मैंने अभी बताया आपको टीवी सोमनाथन साहब हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं। वित्त सचिव अजय सेठ जी हैं। और प्रमुख आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी हैं। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद नंबर 338 में यह आता है ना, अनुच्छेद 338 याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर कुमार मकवाना, किशोर मकवाना जी इस पद पर काबिज है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अंतर सिंह आर्य है। लेकिन अभी जब मैं इसकी वेबसाइट को ढूंढ रहा था एसटी आयोग की, तो यहाँ पे लिखा है कि ये अपना पद जो है, इनका पद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी नया एसटी का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो अंतर सिंह आर्य अभी वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा नोट रखें, ध्यान रखें कि वर्तमान में ये अपने पद पर जो है मतलब इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहीर है। अच्छा, एसटी आयोग जो है ना वो 338 ए में है, अनुच्छेद 338 ए में है। और अनुच्छेद आपका जो है 338, अनुच्छेद 338 जो आपका है उसको आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 338 बी जो है वो ओबीसी आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी का से संबंधित है, ओबीसी आयोग से संबंधित है। अब डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक है अभी मैंने बताया टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस है। प्रबंधक निदेशक आईएमएफ की है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। महानिदेशक है नौकोंजी ओकोंजो इवेला 2025 तक। काइकी डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं वो है नाकोंजी ओकोंजो इवेला। यूनाइटेड नेशन कार्यकारी निदेशक हैं काथरीन रसेल, यूनाइटेड नेशन की काथरीन रसेल। और यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनिया गुतरेस। तो एंटोनिया गुतरेस इस पद पर काबिज है। ठीक है, अब भारत में पद्म विभूषण इस बार दिए गए हैं, किसको किसको दिए गए हैं? तो पद्म विभूषण जो दिए गए, देखो इसके पहले भी मैंने वीडियो ऐसा बनाया था तो उसमें मैंने पुराने पद्म विभूषण पढ़ाए होंगे, है ना। तो ये लेटेस्ट है, अपडेटेड करंट अफेयर है। तो फाइल फॉर्मेट सेम ऐसा था पुरानी हमारी क्लासेस के अंदर जो 7-8 महीने पहले मैंने पढ़ाई थी, आज हमने उसमें अपडेट कर दिया। ऐसे ही मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, चीजों को बीच में अपडेट कर देता हूँ और फिर वही फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दुनेवर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा में जो है इनको क्या मिला है? आपका पद्म विभूषण मिला है, तेलंगाना से आते हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेर सार्वजनिक मामले के मंत्री हैं और चंडीगढ़ से आते हैं। ठीक है, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण भारत का सेकेंड सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया साहब, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, गुजरात से ये आते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, कर्नाटक से ये आते हैं। एमटी वासुदेवन नायर साहित्य और शिक्षा के लिए इनको मिला है और ये आते हैं केरल से। ठीक है सर। ओसामी सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के लिए, और ये कहां से आते हैं? जापान से आते हैं। ओसामा सुजुकी को व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है और ये कहां से आते हैं? जापान से आते हैं। शारदा सिन्हा की बात करें तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया। छठ मैया के गीत ये गाती थी, है ना। तो छठ पूजा बिहार में होती है, लोकगीत के लिए इनको जो है इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता था। और इतने सारे लोग हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए दुनेश्वर रागेश्वर रेड्डी साहब किस क्षेत्र से जुड़े हैं, जगदीश कुमार खेर साहब किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है पेपर में स्वाभाविक सी बात है कि बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख पद हैं भाई, इनके बारे में फटाफट से देख लीजिए। सॉरी, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है उनका नाम है अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास, प्रमोद कुमार मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव है हमारे यहाँ पे राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, 35वें हैं, याद रखना। विदेश सचिव जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे हमें। गृह सचिव गोविंद मोहन साबे। वित्त सचिव अजय सेठ है, अजय सेठ वित्त सचिव भी हैं और राजस्व सचिव भी अजय सेठ ही है। ठीक है सर। राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजित डोभाल साहब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसए के यानी कि नेशनल जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो ये है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो टीवी राम रविश्चंद्र जी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अनंता नागेश्वरम है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो अजय कुमार जो है सूद और पराग जैन जी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो लॉ कमीशन है हमारा, विधि आयोग है, विधि आयोग के अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, है ना। तो पहले अवस्थी साहब थे, अब जो है माहेश्वरी साहब हो गए, दिनेश माहेश्वरी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये पढ़ा चुका हूं मैं, हिंदी में लिखा था पहले। सूचना आयोग के अध्यक्ष हीरालाल सामरिया जी है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रियंक कानूनगो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के कौन है? प्रियंक कानूनगो है, कार्यकारी है। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन इनको पुनः इस पद पर रखा गया है, तब तक नया अध्यक्ष जो है नहीं चुना जाता। तो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष भी
प्रियंक कानूनगो हैं। अब हमारे यहाँ पे खेल से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं, उनके बारे में देख लीजिए कि उनके अध्यक्ष वगैरह कौन है। अध्यक्ष आईसीसी जो है, इसमें जय शाह है और अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। इनको लगभग 4000 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है और 10,000 से ज्यादा रन इनके वनडे मैच में हैं। और शायद मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़े क्रिकेटर ये रहे होंगे, इसीलिए इनको इस पद पर भेजा गया। अध्यक्ष ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, फेरनिस बनेटी नाम इनका, बनेटी कहते हैं इनका, इनको नाम अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बनेटी नाम मिलेगा। ये जिम्बाब्वे की है और ये ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है सर। भारतीय ओलंपिक महासंघ पीटी उषा, अभी बता दिया था मैंने। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ मोहम्मद तैयब इकराम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। अध्यक्ष फीफा का कौन है? इनका जियानी एनफेंटिनो, है ना, बड़ा प्यारा नाम है जियानी एनफेंटिनो। इटली के हैं, स्विट्जरलैंड। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम गौतम गंभीर जी हैं और महासचिव हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के विनोद कपूर जी। प्रथम विदेशी प्रमुख कुछ विदेशी कंपनियां और उनके अध्यक्ष कौन है? तो गूगल के अध्यक्ष है सुंदर पिचाई साहब, एप्पल के अध्यक्ष टीम कुक साहब, माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष मतलब सीईओ, है ना, यहाँ पे मैं कंपनी के मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीईओ की बात कर रहा हूँ, कंपनी को जो संभालने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, टाटा एंड सन्स नटराज चंद्रशेखर और सिद्धार्थ शर्मा। टीसीएस की बात करें तो की कीर्ति वासन इसको संभालते हैं। इन्फोसिस कंपनी में सलील पारेख साहब बैठे हुए हैं। ओपन एआई सैम अल्टमैन, स्पेस एक्स एलन मस्क, यूट्यूब नील मोहन, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम, है ना, इंस्टाग्राम। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। लिंडा याकारिनो ये ट्विटर के हैं और कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के। कल्याण कृष्णमूर्ति कहाँ के? फ्लिपकार्ट पे। अब ये जो टेबल है ये आपको पढ़ना है और ये जो टेबल है इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री दे रखे। मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू है और इधर अब्दुल नजीर जी राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू है, असम हेमंत बिस्व शर्मा है, बिहार में नीतीश कुमार है, हो सकता है कि अभी जो है चुनाव में कुछ हो। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हैं, गोवा के अंदर प्रमोद सावंत है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी है, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू है, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। झारखंड में हेमंत सोरेन है, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार है। कर्नाटक सिद्धारमैया कांग्रेस की सरकार है। पिनरई विजयन केरल, यहाँ पे मोहन यादव जी आपके सीएम है मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है वर्तमान में। मेघालय में कोनराड संगमा, मिजोरम में लाला दुहोमा, ये याद रखना, पूर्वोत्तर वाले याद नहीं होते। नागालैंड के नेफ्यू रियो, ओडिशा के मोहन चरण मांझी, पंजाब के भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम में कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, रेवंत रेड्डी, यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है। त्रिपुरा मणिक साहा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी। पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, ममता बनर्जी काफी लंबे समय से यहाँ की मुख्यमंत्री है। दिल्ली में रेखा गुप्ता 2025 और पुदुचेरी में एम रंगास्वामी यहाँ के सीएम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर याद रखना, उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम है। ठीक है सर। हमारे जो अंडमान निकोबार जो हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार में एडमिरल डीके जोशी, चंडीगढ़ में गुलाब चंद्र कटारिया, ये राज्यपाल के पद हैं, तो राज्यपाल संभालते भाई यूटी हमारा। दादरा एवं नगर हवेली की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली के अंदर विजय कुमार सक्सेना, जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा है, ये सब राज्यपाल के पद हैं। लद्दाख की बात करें तो बीडी मिश्रा, लक्षद्वीप की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल और पुडुचेरी की बात करें तो कैलाश नाथन सावे। ठीक है, तो ये जो प्रमुख पद है इनमें ये जो लोग हैं आपके बेटे हुए। इसके अंदर अपने को अब क्या समझना है कि जो हेलेना वगैरह हैं वो क्या है ना, यानी कि आपके यहाँ पर जो अलग अलग जो मिसाइल वगैरह होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह जो विदेशों से हमने खरीदे हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको सारी चीजें बता दी। देखिए हेलेना आपसे पूछा जाएगा कि हेलेना क्या है, तो आपको याद रखना है कि हेलेना क्या है सर? भारत में विकसित, भारत में डेवलप्ड एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है, तो हेलेना है। चिनूक पूछा जा सकता है, चिनूक क्या है? तो अमेरिकी कंपनी जो बोइंग है उसका ये हेलीकॉप्टर है ना, तो चिनूक याद रखिएगा। चिनूक जो नाम है ये अमेरिकी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर है, इसका नाम चिनूक मिलता है। बराक की बात करते तो बराक 8 क्या है सर? बराक 8, तो बराक 8 याद रखिएगा, यह डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा जो विकसित है सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इसका नाम क्या मिलता है? बराक मिलता है।
INS विला की बात करें तो ये फ्रांस से आया है, यानी कि फ्रांस से हमने मंगवाया है, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है भाई? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि राफेल क्या है, तो ये फ्रांस का दसाल्ट एविएशन जो है उससे रिलेटेड है, और ये एक लड़ाकू विमान है। क्या है भाई? एक लड़ाकू विमान है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। S14 की बात करें, 400 की बात करें, तो रसिया से हमने मंगवाया है, आयात किया है, और एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा S14। पिनाका की बात करें तो पिनाका भारत का पहला स्वदेशी जो है आपका वो है। पिनाका की बात करें तो यह रॉकेट है एक तरह का, और ये स्वदेशी है, यानी कि भारत ने ही बनाया है, तो इसको याद रखिएगा। INS कलवरी की बात करें तो स्वदेश निर्मित है, स्वदेशी है, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे ये एक प्रकार के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, और इनको हमने अमेरिका की कंपनी से मंगवाया है। अब देखिए हमारे यहाँ पे कुछ आगामी मिशन है जो इसरो के मिशन है, जिसमें चंद्रयान 4 आपको याद रखना है। चंद्रयान 4 जो है कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 तक। चंद्रमा के नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने का काम ये करेगा, इसको आप याद रखिएगा। लुपेक्स की बात करें तो लुपेक्स 2025 का है लुपेक्स, और लुपेक्स जो है जाक्सा और इसरो दोनों का जो है मिशन है, मिक्स मिशन है, तो लुपेक्स को आप याद रखिएगा। और ये गगनयान जो है, गगनयान 3 नाम से, ये 2025 में भी हो चुका है, और इसमें 3 सदस्य जो हैं उनको भेजा गया था अंतरिक्ष के अंदर। गगनयान 1/2 2024 में पहले मानव रहित भेजा गया था, और उसके बाद ये मानव रहित के अलावा मानव के साथ भी भेजा गया। शुक्रयान फर्स्ट इसरो का है, 2025 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। मंगलयान 2 2026 में भेजा जाएगा, पहले मंगलयान हम लॉन्च कर चुके हैं। तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरसेप्लेटरी जो है मिशन है। निसार की बात करें तो 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? निसार रखा गया। तो नासा और इसरो का संयुक्त प्रोग्राम है ये, नासा और इसरो का ज्वाइंट अर्थ जो है ऑब्जर्वेशन मिशन है, इसको याद रखिएगा। अभी हमारे यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वेरी वेरी IMP, इनको याद रख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बताए गए हैं आपको। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है उसमें डी गुकेश है। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डी गुकेश कौन सा खेल खेलते हैं, तो डी गुकेश शतरंज खेलते हैं, और ये शतरंज के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं डी गुकेश। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हरमप्रीत जो है, हरमप्रीत सिंह, ये क्या करते हैं, तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। प्रवीण कुमार जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि प्रवीण कुमार क्या करते हैं, तो प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है। ये वो प्रवीण कुमार नहीं है जो क्रिकेटर है, ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है। और मनु भाकर, इनको भी शूटिंग का जो है मेडल मिल चुका है, तो मनु भाकर को भी आप याद रखेंगे। ये भारत के सबसे बड़े खेल अवार्ड होते हैं, और मनु भाकर को ये दिया गया है, डी गुकेश को, हरमप्रीत सिंह को दिया गया है, और प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो इस बात से आप ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़े अवार्ड है, 4 लोगों को मिले हैं। अब यहाँ ध्यान रखना कि अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार 2024 कुल 2 लोगों को मिला है। 2 तरह के अर्जुन अवार्ड होते हैं। एक अर्जुन अवार्ड नियमित श्रेणी होता है जो ज्यादा लोगों को मिलता है, वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को मिलता है, तो एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पूछने के लिए, तो वहां से वो पेपर में क्वेश्चंस बनाने की संभावनाएं कम हो जाती है। सुचा सिंह, इनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, आपके अर्जुन अवार्ड। पहले ये नहीं मिलता था, जब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खत्म किया गया है, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ है, और इसकी जगह पर जो पहले एक ध्यानचंद अवार्ड चलता था उसको बंद किया है, तब से अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा है। एथलेटिक्स के लिए मिलता है। मुरलीकांत राजाराम टेकराम जी को दिया गया, पेरा तैराक है ये। मुरलीराम राजाराम टेकराम क्या है? पेरा तैराक है, और इनको जो है इस बार अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में दिया गया है कुल 3 लोगों को, है ना। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? तो आमतौर पर ये कोचेस को मिलता है, यानी कि जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। 1985 में इसकी जो है पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सुभाष राणा पैराशूटिंग के खिलाड़ी हैं, इनको ये मिला है। दीपाली देश पांडे शूटिंग की वो है, मतलब शूटिंग सिखाती हैं, पैरा शूटिंग सिखाते हैं सुभाष राणा, और संदीप सागवान सिखाते हैं हॉकी। तो हॉकी, शूटिंग और पैरा शूटिंग, इन 3 श्रेणी में जो है इस बार आपका द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है सुभाष राणा जी को, दीपाली देश पांडे जी को और संदीप सांगवान जी को। ये तीनों जो है कोच हैं
और जो है इनको आप याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये लाइफ टाइम श्रेणी है, ये लाइफ टाइम श्रेणी है। इसके ऊपर मैंने जो आपको बताई थी वो नियमित श्रेणी थी, तो ये नियमित श्रेणी है। और अब जो कुल 2 लोगों को मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। लाइफ टाइम का मतलब आपने जीवन पर्यंत उस खेल में लगाया है। तो एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन के कोच है और अरमांडो एग्नेलो ये फुटबॉल के कोच है। तो अरमांडो एग्नेलो और आपके एस मुरलीधरन जो है आपके क्या है, बैडमिंटन के कोच है। इनको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना को लेकर के यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि खेल रत्न पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले कब से शुरू हुआ, तो इनका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका 1991-92 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1991-92 से इसकी शुरुआत की गई थी और पहले इसका नाम क्या मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। अब 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अब खेल मंत्रालय जो आपका है इसने 24 अक्टूबर 2024 को 24 अक्टूबर सन 2024 को ध्यानचंद पुरस्कार बंद कर दिया और इसकी जगह पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले एक अवार्ड मिलता था मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसको मैंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं कहा। तो पहले से ऑलरेडी एक अवार्ड था मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। आप सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का भी नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। तो जो पहले से मेजर ध्यानचंद था उसका नाम बदलकर अर्जुन अवार्ड कर दिया गया, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया गया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे और ये सरकार ने 2024 में किया। अगला देखिएगा सर, हमारे जो 86वें ग्रैंड मास्टर बने वो कौन बने, तो श्री हरि बने तमिलनाडु के। तो 86वें ग्रैंड मास्टर हैं और इनका नाम है क्या, श्री आर श्रीहरि। तो 86वें और 85वें भी अगर आप याद रखना चाहें तो पूछा जा सकता है पी श्याम निखिल, पी श्याम निखिल। ये हमारे क्या है, ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर का जो कॉन्सेप्ट है या ग्रैंड मास्टर जो होता है ये किस में होता है, तो ये होता है आपके शतरंज में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की राशि कितनी है, तो 25 लाख रुपए है। अर्जुन अवार्ड की राशि कितनी, 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी का कितना है, 15 लाख है। और नियमित श्रेणी का कितना, 10 लाख है। लाइफ टाइम में ज्यादा मिलते हैं, नियमित में थोड़े कम मिलते हैं। अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड की श्रेणी जो है उसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और नॉर्मल अर्जुन अवार्ड नियमित श्रेणी में, याद रखना नियमित श्रेणी में ज्यादा मिलते हैं जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन में कम मिलते हैं। देखो अर्जुन लाइफ टाइम में केवल 10 लाख, यहाँ नियमित में 15 लाख है और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में ज्यादा 15 लाख है और द्रोणाचार्य नियमित में 10 लाख है। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, इस बात का आप ध्यान रखें। अब भारत का मंत्रिमंडल जो है आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, तो एक बार फटाफट से सारे मंत्रिमंडल याद कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है, साथ ही साथ पीएम के साथ साथ इनके पास कार्मिक, जनशक्ति और पेंशन मंत्रालय है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है और अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। नीतिगत मामलों एवं सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए वो मोदी जी के पास है। तो मोदी जी हमारे क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, अंतरिक्ष विभाग के भी मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं भारत के, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय और क्या है भैया, सहकारिता मंत्रालय है। ठीक है सर, सहकारिता और गृह मंत्रालय इनको याद रखिएगा। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है और बहुत टाइम से इस विभाग को ये संभाल रहे हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत के। रसायन एवं उर्वरक मंत्री यानी कि जो आपका पेस्टिसाइड वगैरह या खाद वगैरह जो होता है, रसायन विभाग जो होता है वो भी इनके पास है, जगत प्रकाश नड्डा। शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश कृषि कल्याण विभाग इनके पास है, कृषि मंत्रालय इनके पास है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है। तो कृषि विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, शिवराज सिंह जी चौहान के पास है। ठीक है सर, नवीनतम मंत्रिमंडल में कुछ और नाम फटाफट से देख लीजिए जिसमें डॉक्टर आर सुब्रमण्यम साहब है। तो आर सुब्रमण्यम साहब की बात करें तो ये आपके विदेश मंत्री है। ठीक है, विदेश मंत्रालय इनके पास है। एच डी कुमारस्वामी जी की बात करें तो एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय के मंत्री हैं। इस्पात जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है, इस्पात मंत्रालय। ठीक है सर, इनको याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे पास है। ध्यान रखिएगा पहले जो शिक्षा मंत्रालय था वो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय माना गया है। ठीक है सर, संजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ये आपके एनडीए से मतलब
जेडीयू के नेता हैं, लेकिन एनडीए की सरकार है, इसलिए ये जेडीयू के कोटे से गृह मंत्री सॉरी आपके क्या बने हैं, पंचायत राज मंत्री बने। तो पंचायत राज मंत्रालय इनके पास है। ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह जी चौहान के पास ही है। अभी मैंने आपको बताया था कि वो कृषि मंत्री होने के साथ साथ शिवराज सिंह जी चौहान क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री भी आपके हैं। ठीक है, और आमतौर पर क्या होता है, पंचायत और ग्रामीण विकास साथ में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय इनके पास है। वीरेंद्र कुमार खटीक ये हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है, वीरेंद्र कुमार खटीक के पास। प्रहलाद जोशी जी की बात करें तो प्रहलाद जोशी जी जो है खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद मैं और आपको बता देता हूं कौन कौन से ऐसे मिनिस्टर है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रख लिए मनोहर लाल जी खट्टर। मनोहर लाल जी जो खट्टर है, आपको दिख रहा होगा मनोहर लाल जी खट्टर, ये आवास शहरी विकास मंत्री है। पीयूष गोयल जी की बात करें तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं। श्री जीतन राम मांझी जी, ये भी आपके हम पार्टी इनकी है एनडीए गठबंधन के अंदर, तो हम पार्टी के नेता हैं और अभी बिहार में चुनाव भी लड़ रहे हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो ये पतन परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा कि इनका नाम है किरंजापू राजमोहन नायडू, ये नागरिक विमानन मंत्री है। यह मंत्रालय पहले सिंधिया जी के पास था। श्री जुएल जयराम ये आपके जनजाति कार्य मंत्री है। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग मंत्री है। भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अभी हाल ही में बिहार के अंदर एक वेटलैंड साइट घोषित करवाया है, और ये पर्यावरण जलवायु मंत्री है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी जी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ये सारे कैबिनेट मंत्री है ना। श्री किशन रेड्डी को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो नए लेटेस्ट घटनाक्रम हुए उनकी बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को पेश किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम कब आया, तो 2024 में आया। इस अधिनियम की क्या खास बात है, तो ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो है ये 1995 के जो वक्फ अधिनियम है उसको बदलता है। और क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, तो यहाँ पे एकीकृत वक्फ प्रबंधन और सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995 के नाम से इसे जारी किया गया है, जो वक्फ बोर्डों की दक्षता और विकास पर जोर देता है। अब ये जो है वक्फ क्या होते हैं, तो वक्फ एक प्रकार का बोर्ड है, और जितनी भी अलग अलग प्रकार की संपत्ति होती है उन सबको वक्फ संपत्ति माना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम करती है। अब इस विधेयक में क्या किया गया कि जो उपयोगकर्ता है यानी कि जो वक्फ है उसकी अवधारणा को समाप्त किया गया, और वक्फ बोर्ड जो है उनकी संरचना में बदलाव किया गया, और अब इसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी क्या बनाया जा सकता है, वक्फ का मुखिया बनाया जा सकता है, या वक्फ के पद पर इसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और नई चीजें देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 विधेयक पेश किए हैं, और इन 3 विधेयक का उद्देश्य क्या है, जो ब्रिटिश प्रशासन हमारा था, ब्रिटिश प्रशासन ने हमारे यहाँ पे जो भी अलग अलग प्रकार के कानून बनाए थे, उन कानून जैसे कि आईपीसी आपकी थी, जिसे भारतीय दंड संहिता आप कहते थे, तो आईपीसी वगैरह को बदल दिया गया है, और सीआरपीसी वगैरह का भी नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या बदलाव किए गए, क्या नाम रखा गया, तो भारतीय न्याय संहिता रखा गया है आईपीसी का नया नाम। तो आईपीसी को अब क्या कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसे सीआरपीसी जो है उसका नाम क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है, भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है, इसे साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। तो तीनों जो कानून अंग्रेजों के जमाने से चल रहे थे, इनको जो है अब क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। क्या बदलाव नए हुए हैं, तो जो बलात्कार वगैरह है, इनमें जो धाराएं हैं उनमें जो है मतलब डिटेल में उसको बताया गया है कि भाई पहले जो था सहमति के बिना जो भी यौन संबंध होते थे उन सबको बलात्कार माना जाता था। अब डिजिटल और साइबर अपराध को भी इसमें क्या कर लिया है, शामिल कर लिया, और इसको भी अब क्या माना गया है, अपराध माना गया। हत्या की धारा 302, पहले हत्या के लिए आजीवन कारावास मृत्युदंड थी, अब सजा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मामलों में तेजी से निपटाने का काम किया जा रहा है। देशद्रोह धारा 124 लगेगी। अब देशद्रोह की जगह पे अगर आपसे पूछ ले कि नए कानून में क्या है, तो राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नया कानून जो है वो राजद्रोह शब्द की बात करता है। साइबर अपराध, पुराने कानून में स्पष्टता नहीं थी साइबर अपराध को लेकर के, अब ये जो नए कानून बने हैं इसमें साइबर अपराध की नई परिभाषा जो है दी गई है। महिला सुरक्षा को लेकर दहेज प्रथा और जो घरेलू हिंसा आपके यहाँ पे होती है उसके प्रावधान जो पहले पुराने आईपीसी में थे, अब डिजिटल उत्पीड़न जो होता है, कठोर सजा का प्रावधान इसमें किया गया है।
ठीक है सर। घृणा अपराध, आप किसी से हेट करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो घृणा के अपराधों को भी अलग से इसमें शामिल किया गया है। और ये सरकार की जो है अलग अलग नीतियां हैं। अब नए कानून को लेकर के सरकार जो अवेयर है और नए कानून को सरकार ने लागू यहाँ पे कर दिया है। ठीक है सर, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या है भाई, तो ये रिपीटेड है यहाँ पे, एक सेकेंड, अगला पेज अपन खोल लेते हैं। अगले पेज पर कुछ मिसाइल्स के बारे में दे रखा है। ये मिसाइल्स का फोटो मैंने आपको बता दिया। तो हाल ही में आप याद रखना, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत ने जो है रुद्रम 1 बनाई है। तो आपसे पूछे कि रुद्रम 1 क्या है, तो भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। और ये किसने बनाई है, तो ये डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना होती है। और डीआरडीओ जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारत की कैसी मिसाइल है, स्वदेशी और पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हवा से सतह पर मार करने और विकसित करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। अगला देखिए, यह है अरविंद पनगड़िया साहब। अनुच्छेद 280 परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है कांस्टेबल में। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति 31 दिसंबर सन 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब को वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं। और 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, तो 2031 तक के लिए सिफारिश देंगे। भाई जो वित्त आयोग होता है उसका काम क्या होता है, टैक्स का बंटवारा करना, यानी कि राज्य और केंद्र के मध्य जो टैक्स होता है उसका क्या करना, बंटवारा करना। मुझे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरा फोटो दिख रहा होगा, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। राज्य व केंद्र के मध्य क्या करता है, टैक्स का बंटवारा करता है। और अपनी रिपोर्ट कब देंगे, 31 अक्टूबर 2025 को देंगे अपनी रिपोर्ट। और अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। एनके सिंह जो है, इनके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि इनके पहले कौन था, एनके सिंह साहब थे, और अब अरविंद पनगड़िया साहब हैं। एक देश एक चुनाव भारत के अंदर है। अब इस समिति का नाम आप याद रख लेना, रामनाथ कोविंद समिति इसका नाम है। और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि को बदलना पड़ेगा अगर हमको एक देश एक चुनाव करवाना है। अनुच्छेद 85 को बदलना पड़ सकता है, और जो कि लोकसभा के विघटन से संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद है, ये बदलाव वाले अनुच्छेद है, यानी कि जब हम देश में एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो हमें बहुत सारी चीजों में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, 356, बहुत सारी स्थिति को बदलना पड़ेगा। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी बहुत सारे हमको क्या करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। तो जब एक देश एक चुनाव देश में होगा, तो एक देश एक चुनाव से भारत के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आपके आ सकते हैं। चुनाव में खर्च बचेंगे। और दूसरी बात, कुछ अगर इसके दुष्प्रभावों की बात करें तो आपको बहुत सारा क्या करना पड़ सकता है, अमेंडमेंट करना पड़ सकता है संविधान के अंदर। संविधान के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको करने पड़ेंगे, तभी जाके आप ऐसा कर पाओगे। क्योंकि देखो अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो अगर आप अगले ही साल एक देश एक चुनाव करवाओगे तो बिहार का फिर जो कार्यकाल है विधानसभा का, वो 5 साल पूरा ही नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिनका कार्यकाल आगे पीछे चल रहा है। तो पहले तो आपको उन सबको बराबर पे लाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी भारत में एक साथ ही चुनाव हो रहे थे, लेकिन विधानसभाओं के भंग होने की वजह से चुनाव में ये दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो पहले भी सरकार ने प्रयास किए हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, और कब किया है, 28 मई 2023 को। और किसकी जयंती पर किया है, तो 140वीं जयंती विनायक दामोदर सावरकर की। और भवन जो है इसका नाम क्या रखा गया, सेंट्रल विस्टा रखा गया। तो सेंट्रल विस्टा एक प्रोग्राम है, और सेंट्रल विस्टा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पूरी की पूरी जो संसद भवन है उसके आसपास में डेवलपमेंट करवाना, ये इस प्रोजेक्ट का काम है। तो इसी सेंट्रल प्रोजेक्ट का हिस्सा है आपका नया संसद भवन। आप अगर इसका फोटो देखना चाहे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा ये लग रहा है। आप और जूम में अगर आपको करना चाहूं तो आपको और भी अच्छे से ये जो है दिख सकता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी कड़ी में है। देखिए मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ, और करंट अफेयर के जो हमारे सारे के, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन है आपकी कि नटराज की प्रतिमा को G20 सम्मेलन के दौरान लगाया गया था। और नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम में लगाई गई है। कहां पर है दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा, तो याद रखना नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आपके दिल्ली के प्रगति मैदान पर है। और यह 27 फीट और 18 टन वजनी है। राधा कृष्णन सतपथी ने इसको बनाया। किसने बनाया है, राधा कृष्णन सतपथी ने। अभी सरकार ने सार्वजनिक अनुचित साधन रोकथाम विधेयक लाया है। अनुचित साधन रोकथाम विधेयक क्या है, तो इसमें सरकारी भर्ती जो परीक्षा होती है, अगर इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हो, यानी कि सरकारी भर्ती के अंदर आप पेपर लीक वगैरह में शामिल होते हो, तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपके साथ लगा सकती है सरकार। और न्यूनतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरकार का जो नया पेपर लीक वाला कानून है उसमें कितने साल की अधिकतम सजा है, तो
इसमें जो है 5 साल तक की अधिकतम सजा है और जुर्माना जो होगा वो 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ठीक है सर, जुर्माना कितना होगा? 1 करोड़ रुपए तक। नई शिक्षा नीति हम लेकर आ गए हैं, 34 वर्ष बाद हम शिक्षा नीति लेकर आए हैं और ये जो शिक्षा नीति है ये आपको याद रखना है, इसके पहले 1986 के अंदर हमारी शिक्षा नीति आई थी और 2020 ये और 14 साल ये लगभग 34 वर्ष के बाद हमारी शिक्षा नीति आई थी। इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर आई थी, है ना। और उसके बाद सरकार ने 1992 में इस शिक्षा नीति में बदलाव भी किया था। लेकिन इन सब के बाद अब भारत सरकार ने लगभग 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया और इसको लागू भी कर दिया है, क्योंकि 2020 की है और अब भारत में लागू हो चुकी है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति की रिपोर्ट है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 जो है उस मॉडल को बदल दिया जाएगा और अब 3+4 का मॉडल आएगा, यानी कि 2 3 है और 1 4 है। 5 का मॉडल जो है वो क्या कहता है? 5 का जो मॉडल होगा तो प्री एजुकेशन आपका 2 साल का होगा और आपकी जो पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा होगी वो 3 साल तक होगी। तो आपकी जो एलकेजी यूकेजी होती है वो हो जाएगी 2 साल में और फिर फर्स्ट टू थर्ड आपका अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, यहां तक तीसरी तक आपकी पढ़ाई होगी। फिर तीसरी में आप आ गए तो चौथी, पांचवी और छठी क्लास में आपकी 3 साल की वापस से पढ़ाई होगी। फिर छठी के बाद आपकी 7वीं, 8वीं और 9वीं में आपकी अलग पढ़ाई होगी 3 साल की और 9वीं के बाद से आपका जो होगा उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट चयन कर सकते हो। तो ये नई शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट है। पहले 10+2 था, यानी कि 10वीं तक आपके सेम कॉन्सेप्ट चलते थे और 11वीं में आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता था। तो अब ये चीजें जो है सरकार ने बदल दी है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। चीता पुनर्वापसी परियोजना, चीता प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं और औपचारिक रूप से 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन पर 2022 में इसको आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य चीते की आबादी को बहाल करना है। आपको पता होगा 1952 में देश से ये चीते जो थे ये विलुप्त हो गए थे और इस परियोजना को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से संचालित किया जा रहा है, यानी कि नामीबिया नामक एक देश है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां से हम चीते ला रहे हैं और मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक नेशनल पार्क है हमारा, कूनो नेशनल पार्क, वहां पे इनको स्थानांतरित किया जा रहा है। तो श्योपुर में नामीबिया से चीते जो है लाई जा रहे हैं। अभी 2022 में बाघ रिपोर्ट आई है साहब। बाघ रिपोर्ट हमेशा 29 जुलाई को आती है क्योंकि बाघ दिवस हम उस दिन मनाते हैं और भारतीय वन्यजीव संस्थान इसको जारी करता है। 29 जुलाई को यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में भारत में कुल बाघों की संख्या को 3682 बताया गया है और इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में भारत में बाघों की संख्या को 3167 बताया गया था, यानी कि 3167 बताया गया था और इस बार 2022 में इस रिपोर्ट में 3682 बताया गया। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, मतलब इसके बाद कोई रिपोर्ट नई जारी नहीं हुई है, तो इसी को हम सही मानेंगे। विश्व का 75% बाघ केवल और केवल कहां पाया जाता है? आपके भारत में पाया जाता है और सर्वाधिक अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक भारत में एमपी में पाया जाता है। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि ये रिपोर्ट 4 वर्ष में आती है, अगली रिपोर्ट कब आएगी भाई? 22 में आई है तो अगली रिपोर्ट आपकी 4 साल के बाद आएगी। ठीक है सर, तो मे भी पॉसिबल के 26 लास्ट तक आपको देखने को मिले। ठीक है सर, तो बाघों की संख्या जो है ये 24% की इसमें वृद्धि हुई है। जिम कार्बेट जो आपका उत्तराखंड का नेशनल पार्क है सबसे ज्यादा बाघ है और स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइड एमपी में सबसे ज्यादा बाघ है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या 3925 है। ठीक है सर, तो पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार 3925 आंकड़ा मिलता है और भारत की वन संस्थान जो बताती है वो आपके 3682 बताते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। वन रिपोर्ट की बात करते हैं। देखो वन रिपोर्ट ये 2024 की नहीं है, ये वन रिपोर्ट 2023 की है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो वन रिपोर्ट आपकी आती है ना, एक सेकंड में थोड़ा इसका वो चेंज कर दूं। एक सेकेंड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि जो वन रिपोर्ट है आपकी, ये वन रिपोर्ट 2023 की है, लेकिन ये प्रकाशित कब हुई? ये प्रकाशित हुई 24 में, क्योंकि ये 2 साल में आती है। इसके पहले कब आई थी? 2021 में। अब कब आई है? 2023 में। प्रकाशित कब हुई? 24 में। तो ये रिपोर्ट 24 की नहीं है, ये रिपोर्ट 23 की है। 2-2 साल में आती है। इसके पहले 19 में आई थी, 21 में, 23 में और अब अगली बार आएगी। तो कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो भारत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भारत में
8,27,357 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जो अपडेट है, मैं डेली तो नहीं डालता हूं, लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि अब कुछ बातें स्टूडेंट्स के साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक पर्सनल चैनल है और इसके अलावा भी मैं आपको परफेक्शन एकेडमी पर दिखाई देता हूँ, तो समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ प्रॉपर। तो याद रखना कि अगर ये चीजें आपको बेहतर लग रही है तो आप जरूर जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को और बताइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही है। तो मैं एमपी का करंट अफेयर का भी ऐसा ही बुलेटिन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, ये 25% है। तो प्रश्न यहां से पूछेगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, तो 25% तक वन पाया जाता है। वन आवरण की बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि 21% है और 3.5% तक फॉरेस्ट कवर है, यानी कि आपका ट्री कवर है। तो दोनों को मिला के 25% है। तो अगर आपसे ट्री कवर पूछेगा तो 3.5% बताएंगे और केवल आपसे क्या पूछेगा, फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो 21% आपका बताएंगे। 2021 की तुलना की बात करें तो कुल वृद्धि कितनी हुई 2021 में भारत के वनों में, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की। और वन आवरण की बात करें, वन आवरण की अगर बात करें तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखो टोटल वृद्धि कितनी, 1445, इनमें से 156 तो हुई है किसमें, वन में, और बाकी 1279 किसमें हुई है, फॉरेस्ट आपके ट्री में। तो ट्री कवर अलग होता है, ट्री मतलब आपके घर के आसपास के ट्री भी इसमें काउंट होंगे, और फॉरेस्ट कवर आमतौर पर जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनको ही माना जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर ट्री कवर की देखोगे तो कितनी वृद्धि हुई है, ट्री कवर की 1279 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। राज्यवार डाटा की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जो आपका राज्य मध्य प्रदेश है, इसमें 77,073 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 66,000 मिलता है और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 54,134 वर्ग किलोमीटर मिलता है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों की बात करें तो 484 वर्ग किलोमीटर आपके वन आवरण में वृद्धि करने वाला स्टेट है। 484 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है, सॉरी 684 ना, मैंने 400 बोला, 684 छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है, 684 वर्ग किलोमीटर। गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम में भी वन आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से जो मिजोरम है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है फॉरेस्ट की। तो सर्वाधिक वृद्धि आपकी कहां पर है, मिजोरम में है। तो याद रखिएगा वृद्धि और कमी में मैंने स्टेट यहां पे बता दी है। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे राजस्थान। और कमी कहां हुई है, तो पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पर कमी दर्ज हुई है, इसको आप याद रखिएगा। इस बार के नोबेल प्राइजेस जो मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो नोबेल प्राइजेस एक एक नाम आप याद कर लीजिएगा अगर आप याद करना चाहें तो, है ना। शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल दिया गया है वो रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है और ये 3 लोगों को मिला है। इनका नाम है मेरी इब्रुको, फ्रेड रैमसेडल और सिमोन शेकागुची। ठीक है, इनको दिया गया, क्यों दिया गया है, तो टी सेल्स की खोज जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। अगला दिया गया है फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोट और जॉन मार्टिन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, माइक्रोचिप्स, क्वांटम मैकेनिकल टनिंग जो होता है, उसके लिए इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी 3 लोगों को मिला है, सुस्मु कीटागो, रिचार्ड रॉबर्टसन और ओमर बी यागी। यानी कि इंग्लिश नेम होते हैं तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण और सतत विकास में उपयोग, इसके लिए इनको दिया गया है। साहित्य, ये जरूर याद रख लीजिएगा, साहित्य वाला पूछा जाता है क्योंकि एक ही व्यक्ति को मिला हुआ है। तो ये लेजस लो नामक एक व्यक्ति को दिया गया है और उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए मिला है। शांति, पीस वाला भी पूछा जाता है। शांति का नोबेल जो दिया गया है वो मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, तो ये
आपका कौन से नंबर का 128वां बिल है ना, एक्ट नहीं है, 128वां बिल है, यानी कि जब ये एक्ट बना होगा तो इसका क्रम कुछ और होगा। तो 2023 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में इसको पेश किया गया और 33% के रिजर्वेशन की बात करता है। पूछा जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात करता है, तो 33% रिजर्वेशन की बात करता है। और ये रिजर्वेशन हमको कहाँ मिलेगा, तो राज्य के विधानसभा और राज्य के जो आपके लोकसभा वगैरह होती है, विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को जो है आगे बढ़ा दिया गया। अब ध्यान रखना, यहां से एक ही प्रश्न बन सकता है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया, तो 33%। 35 का कॉन्सेप्ट याद मत रखना, 33 याद रखना। अब कुछ किताबें हैं जो काफी फेमस है, जो स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन करंट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पेपर में ये आ सकती है। देखिए, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग की किताब है और इनको मैन बुकर पुरस्कार 2008 में मिल चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की किताब है और बुकर पुरस्कार इनको 1997 में मिल चुका है। किताब के बारे में पेपर में प्रश्न आना शुरू हो गए। आज भी एक पुस्तक पूछी गई थी, आज तारीख है 1 नवंबर, और आज किताब जो है पूछी गई है। रेत की समाधि टॉम ऑफ सेंट पूछा जा सकता है। टॉम ऑफ सेंट ये गीतांजलि श्री की किताब है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई की किताब है। मैन बुकर 2006 से ये सम्मानित है। मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें तो सलमान रश्दी की किताब है और इनको बुकर्स ऑफ बुकर पुरस्कार मिला है 1981 के अंदर। जेम्सिन डेस की बात करें तो बेंजामिन जो है इनकी ये किताब है और जेसीबी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ब्लू इज लाइफ एंड ब्लू ये विनोद कुमार शुक्ल जी की पुरस्कार है, इनको आप याद रखिएगा, है ना, विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो पुरस्कार है ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पुरस्कार है। ठीक है, डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर आत्मकथा है भाई, प्लेइंग इट माई वे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की है, आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये हेलन केलर जी की है, आत्मकथा है, याद रखिएगा। संबंधित व्यक्ति और ये किसने लिखी है, ये इधर लिखा है, तो लेखक कौन है इधर लिखा है और किसके ऊपर लिखी गई है यहाँ लिखा है। तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है खुद के ऊपर, सचिन तेंदुलकर ने लिखी है खुद ने लिखी है, महात्मा गांधी ने खुद ने लिखी है, हेलन केलर आत्मकथा खुद ने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। आई एम मलाला ये मलाला यूसुफजई के द्वारा, मतलब मलाला यूसुफजई के ऊपर लिखी गई है और लिखने वाला जो है उनका नाम है क्रिस्टीना लैम्ब के साथ, मतलब दोनों ने मिलकर जो है इन्होंने कहानी सुनाई होगी और इन्होंने लिखी होगी। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है, आत्मकथा है। और इस आत्मकथा को किसने लिखा है, सोनिया सोलंका के साथ, यानी कि मिल्खा सिंह जी बैठे होंगे और इन्होंने अपनी बातें बताई होगी, तो सोनिया सोलंका जी ने किताब को लिखा है। इंदिरा इंडिया द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ये सागरिका घोष ने लिखी है। किताब के किसके ऊपर लिखी गई है, इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी गई है। भारत रत्न जो मिले हैं उनको याद कर लीजिए। लास्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के समस्तीपुर से आते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव जो है वर्तमान में चल ही रहा है। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ओबीसी नेता हैं और भारत रत्न प्राप्त करने वाले 40वें व्यक्ति हैं और 15वें मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ये वयोवृद्ध नेता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और 2002 से 2004 तक वे 7वें उप प्रधानमंत्री भी भारत के रह चुके हैं, तो इनको भी याद रखना। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम इनका, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए जो है अवार्ड दिया गया है और ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। आपका जो कृषि संगठन है जिसे आप जो है खेती बाड़ी के लिए सारे की सारी पॉलिसी वगैरह बनाता है, तो उसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद नीचे जो नाम आता है इनका नाम है नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव साहब जो है 1991 से 1996 तक 9वें प्रधानमंत्री रहे और भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का कार्य इन्होंने किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पंचायत राज अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है सर। इसके अलावा भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी को,
इन लोगों के बाद किसी को नहीं मिला है ना, इसीलिए इनको लास्ट टाइम का हमें पढ़ना पड़ेगा। 23 सितंबर में राष्ट्रीय जो किसान दिवस है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये 1978 जो है 1970 से 8 के बीच में जो है भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, कभी संसद नहीं गए। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिएगा। और इन्हीं का जो जहाँ पे इनका म्यूजियम बना हुआ है तो वो किसान घाट कहलाता है, जहाँ पे जो है इनको जो है वो किया गया था। ठीक है सर, तो याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। इस पुरस्कार के बारे में कुछ और अपडेट आप देख लीजिए कि जो पुरस्कार है ये पुरस्कार भारत के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को आप याद रखना, ये भारत में दिया जाने वाला कैसा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल जगत, भारत रत्न पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। और भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में दिया जाता है और भारत रत्न में ये वाला जो चिन्ह है ये दिया जाता है। G20 सम्मेलन भारत में हुआ था, अभी तो आपका 19वां हो चुका है, लेकिन ये 18वां भारत में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 18वां कब भारत में हुआ था ऐसा पूछे तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था। और इसका जो आयोजन है ये भारत मंडपम में किया गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर हमने नटराज की एक प्रतिमा लगाई थी, तो ये वही नटराज की प्रतिमा इसी दौरान लगाई गई थी। और G20 जो था, G20 का जो मेन लाइन है उसका नाम है वसुदेव कुटुंबकम। तो थीम लाइन जो थी G20 की वो थी वसुदेव कुटुंबकम। और भारतीय की तरफ से जो शेरपा थे, भारतीय की तरफ से जो शेरपा थे उनका नाम है अमिताभ कांत। तो भारतीय की तरफ से शेरपा अमिताभ कांत है। शेरपा मतलब एक लीडर होगा जो भारत की तरफ से, वो अमिताभ कांत थे। और अमिताभ कांत उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर भी थे। पहली G20 की जो बैठक थी वो उदयपुर में आपके राजस्थान के अंदर समाप्त हुई थी। और G20 में शामिल एक नया सदस्य जो था वो अफ्रीकन यूनियन था। 17वें नंबर का, यानी कि भारत के पहले कहां पर हुआ था तो इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां कहां पर होगा, ब्राजील में होगा। यानी कि भारत के बाद अभी कहां हो चुका है 24 वाला, ब्राजील में संपन्न हो चुका है। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स कुछ देशों का समूह है। और ब्रिक्स की यदि बात करें तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है। ठीक है सर, सम्मेलन की अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ब्रिक्स जो है इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअली एक्सेलेंट ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपको याद रखना है। और ब्रिक्स की जो थीम है, ब्रिक्स की जो थीम है वो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स की जो थीम है इसके बारे में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स की थीम को आपको याद रखना है कि ब्रिक्स की थीम क्या है, पार्टनरशिप ऑफ द म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और शामिल देश कौन कौन है भैया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। ये शामिल 6 देश अलग से हैं। 14 और 16वां सम्मेलन कहाँ पे होगा, यानी कि 13वां तो ये 15वां तो ये रहा, तो 15वें के पहले 14वां हुआ होगा। तो 14वां कहाँ हुआ, बीजिंग में हुआ। अब ये 15वां है तो इसके बाद कहाँ होगा, इसके बाद कजान रूस में होगा। तो कजान जो है कि रूस के स्थान में, यहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन आपका होगा। हाइड्रोजन मिशन शुरू किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट आई है साहब। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट क्या बताती है, तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट बताती है ऑस्ट्रिया के वीना में ये रिपोर्ट जारी की गई। और यह ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय जो है उसकी तरफ से जारी की गई। और उसमें बताया गया कि 2015 से 2021 तक वैश्विक अवैध वन्यजीव का व्यापार हो रहा है, जिसमें गेंडे आ रहे हैं, देवदार एक वृक्ष है। और इन सब का क्या हो रहा है भाई, इनलीगल जो है अलग अलग तरीके से इनको बेचा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है 2024 की। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है भाई 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36 दशमलव गिरकर 31 पे पहुंच गया है। और ये विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक है। और ये किसके द्वारा 2024 में जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, और ये क्या बताता है भाई, किसी भी राज्य की स्थिति बताता है कि वहां की प्रेस में क्या स्थिति है, यानी कि वहां की स्थिति क्या है प्रेस के मामले में। ठीक है सर, इसको याद रखिएगा। और 2023 में जिसकी जो रैंक थी 161वीं थी, 2024 में 159वीं हो गई। अभी 2025 की भी मैं आपको आगे बता दूंगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है पॉपुलेशन बेस्ड। लेकिन जब तक हमारी सरकार सेंसस नहीं कर लेती, हमारी सरकार जनगणना नहीं कर लेती, तब तक हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ,
ये रिपोर्ट आई है, तो आप थोड़ी सी जानकारी रखें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार बताओ कि चीन के पहले अब कौन सा देश आ गया, तो हम भारत कह सकते हैं। अगर रेफरेंस दिया जाए आपको कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा तो ऐसे हमारी जनगणना अभी नहीं हुई है, तो हमारी जनगणना 2011 में हुई थी और हमारी जनगणना कहती थी कि हम दूसरे नंबर पे हैं, तो हमको दूसरा ही मानना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी हम मनाते हैं और 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक में मध्य वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 और बिलियन के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएगी। इसको आप याद रखिएगा। गगनयान मिशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें जो है हमारी तरफ से बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे और ये जाकर आ भी चुके। जब मैं क्लास आपको बता रहा हूं तो इसके पहले ये जो गगनयान मिशन है ये आज की तारीख में कंप्लीट हो चुका है और इसमें ये जो नाम मैंने नीचे आपको बताए ये सारे इसमें गए थे। शुभांशु शुक्ला जी काफी प्रसिद्ध भी हुए थे और शुभांशु शुक्ला जो है ये आपके गए थे। वार्षिक असमानता रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है ना इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? इनइक्वलिटी रिपोर्ट। तो इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई है और 54 वर्षीय बैठक जो है यहाँ पे वार्षिक बैठक में इसको दिया गया है। दुनिया में 5 सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं और उनके पास 13 वर्षों में दोगुनी संपत्ति उनकी बढ़ गई है। तो ठीक है, आप इतनी सी जानकारी रखें कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इस रिपोर्ट का नाम है वार्षिक असमानता रिपोर्ट, यानी कि ये ईयरली इनइक्वलिटी रिपोर्ट है जो बताती है। एसडीजी इंडेक्स हमारे आ गए हैं। एसडीजी इंडेक्स केंद्रीय लेवल पर अगर आप देखोगे तो यूएनडीपी जारी करता है, मतलब अगर कहें कि वैश्विक स्तर पर तो यूएनडीपी जारी करता है और स्टेट के स्तर पर यानी कि देश के स्तर पर अगर अपन बात करें तो प्रत्येक स्टेट का अलग अलग डाटा नीति आयोग जारी करता है। तो हमारा नीति आयोग इसको जारी करता है। यह चौथा संस्करण है एसडीजी इंडेक्स का। याद रखिएगा, भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास और इस नीति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मदद जो है जारी की जा रही है। पहला संस्करण 2018 नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स जो है 2018 पहले जारी किया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे, यानी कि इस बार 16 लक्ष्य और 113 संकेतक है। लक्ष्य 17 जो है एसडीजी का वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि इस बार जो संस्करण आया है इसमें केवल 16 लक्ष्यों की पैरामीटर जो है नापा गया है। देश में कुल एसडीजी स्कोर टोटल अगर देखें तो भारत का 71 है, जो कि पहले 66 था। अब अगर देखें कि ओवरऑल भारत में कौन सा राज्य प्रथम है, तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड प्रथम है और उत्तराखंड जो है और केरल जो है संयुक्त रूप से दोनों का 79 है, यानी कि दोनों ही प्रथम है और राज्य शीर्ष पर है। पीएम जनमन योजना की बात करते हैं तो पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन इसको शुरू किया गया था और 9 मंत्रालयों के अलग अलग जो 11 महत्वपूर्ण काम होते हैं जनजातियों को लेकर के खास तौर पे, तो उनको यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसको। तो पीएम जनमन योजना में इनको जो है शुरू किया गया है। अब आगे और देखिए आप कि और क्या क्या चीजें भाई। निर्मला सीतारमण ये एक प्रमुख लेडी है हमारी और राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और क्यों चर्चा में आ गई है, तो 2024 में जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में 28वें स्थान पर रही है। पेपर में पूछा जा सकता है। रोशनी नडार मल्होत्रा ये व्यवसाय करती है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है और शिव नडार फाउंडेशन की ट्रस्टी है। किसकी ट्रस्टी है? शिव नडार फाउंडेशन की। किरण मजूमदार शाह जो है ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और ये जो बायोकॉन लिमिटेड है उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और फोर्ब्स की जो सूची है उसमें इनको स्थान मिला है। ठीक है सर। विनेश फोगाट ये खेल और राजनीति से जुड़ी हुई है और इनको भी जो है अलग अलग रूप से जाना जाता है। पूजा शर्मा ये सामाजिक नवाचार के लिए जानी जाती है, अंत्येष्टि वगैरह करती हैं इसलिए चर्चित है। सुनीता विलियमसन अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर इनका काफी नाम है और विश्व भर में सुर्खियों में रही थी। 286 दिन तक इन्होंने जो है अंतरिक्ष, आज ये पेपर में प्रश्न आपको आजकल में देखने को मिल सकता है कि ये सुनीता विलियमसन जो है क्यों चर्चा में रही थी। ठीक है। मनु भाकर, आपको पता है पेरिस ओलंपिक, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, पेरिस ओलंपिक में इनको 2 मेडल मिले थे, है ना, 2 मेडल, एक व्यक्तिगत श्रेणी में मिला था और एक संयुक्त श्रेणी में मिला था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रखा और रचा और दोनों पदक इनको 10 मीटर में ही मिले। दोनों पदक
काय में मिले 10 मीटर एयर पिस्टल में। अवनी लेखरा की बात करें तो खेल और पैरा शूटिंग के लिए जानी जाती हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत ने क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता है। दिव्य कीर्ति सिंह ये खेल घुड़सवारी करते हैं और 2024 में अर्जुन पुरस्कार जो है पाने वाले का अश्व क्रीड़ा खिलाड़ी हैं। ठीक है सर। गीतांजलि श्री, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। गीतांजलि श्री जो है ये बुकर्स पुरस्कार जीतने वाली महिला है और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि। नैन्सी त्यागी फैशन डिजाइनर है, चर्चा में रही है। 2024 में रेड कारपेट मेकअप आर्टिस्ट। पायर कपाड़िया सिनेमा से जुड़ी हुई महिला है। ये सब 2024-25 में फेमस जो लेडी रही है उनकी बात हो रही है। सुधा मूर्ति की बात करें तो समाज सेवी हैं और साहित्यकार। और सुधा मूर्ति जी को जो है राज्यसभा में मनोनीत भी इस बार किया गया। तो राज्यसभा में सुधा मूर्ति जी को क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। अच्छा, 76वां गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ पे हुआ है। तो 76वें गणतंत्र दिवस के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, प्रोबो सुबियांतो। कौन रहे, प्रोबो सुबियांतो रहे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और ये गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। गणतंत्र दिवस की बात करें तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम थी हमारे गणतंत्र दिवस 2025 की। सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है उत्तर प्रदेश की, यानी कि 26 जनवरी को 2025 को जब झांकी निकली थी तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की हमारे पास थी। मुख्य अतिथि की बात करें गणतंत्र दिवस तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे गणतंत्र दिवस 2024 पर, एम्यूनल मैक्रों। और 25 में कौन थे, तो प्रोबो सुबियांतो थे जो कि इंडोनेशिया के। अब कुछ उत्सव है, खीर भवानी उत्सव है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। खीर भवानी उत्सव। अंबुबाची मेला यह असम में मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष असम में होता है। 2025 का भी असम में हुआ है। इसके अलावा आप सिरुई लिल्ली उत्सव की बात करें तो मणिपुर में होता है। त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो ये केरल में होता है। त्रिशूर पूरम का होता है केरल में होता है। अटुकल पोंगल जो है, अटुकल पोंगल ये आपका केरल वगैरह में होता है, इसको आप याद रखिएगा। सरस्वती पुष्प करालू कुंभ तेलंगाना में होता है। घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल में होता है। जो मैं राइट लगा रहा हूँ वही केवल आपको याद करना है। सरहुल महोत्सव की बात करें तो ये झारखंड राज्य के अंदर होता है। खुबानी उत्सव की बात करें तो ये लद्दाख के अंदर होता है। जात्रा की बात करें तो ये त्रिपुरा में होता है। और खोंगजोम की बात करें तो ये मणिपुर में होता है। और माधवपुर घेड़ मेला की बात करें तो ये गुजरात में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ उत्सव हैं, इनको आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपको खुबानी उत्सव याद रखना है जो लद्दाख के अंदर होता है। जात्रा उत्सव आपको याद रखना है जो त्रिपुरा के अंदर होता है। और उसके अलावा आपको याद रखना है थाईपुसम। ये थाईपुसम बड़ा फेमस है। थाईपुसम का होता है तमिलनाडु के अंदर होता है। सांबर फेस्टिवल राजस्थान के अंदर होता है, सांबर फेस्टिवल। और नागू साबा गोरेंग उत्सव ये होता है बाली के अंदर। ठीक है सर। इसके अलावा कोई भी ऐसा उत्सव नहीं है जो आपको याद रखना है। तो जहां जहां पर इंक लगा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप जो है इसको देख सकते हैं रोक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास है। कौन कौन व्यक्ति हमारे महत्वपूर्ण पदों पर है, जैसे पिनाकी चंद्र घोष हमारे यहाँ पे देश के पहले लोकपाल बने थे। जनरल विपिन रावत ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। अभी कौन है, अनिल चौहान है। अभी कौन है पिनाकी चंद्र घोष जी की जगह, अजय माणिकराव खानवेकर है। विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। वेनेसा नाकोट सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ की। आयुष्मान खुराना ये राष्ट्रीय राजदूत है यूनिसेफ के। पर्वता रोही है हरीश जी, यह यहाँ पे टाइपिंग एरर है याद रखना, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। अजय माणिकराव खानवेलकर वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं। और इसके अलावा जयश्री दास वर्मा अध्यक्ष हैं फिक्की की, महिला संगठन है। विपिन कुमार अध्यक्ष हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। आशीष खन्ना अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ज्योतिर्थी रायचंद्रो जोशी ये प्रमुख है ब्रह्मोस एरोस्पेस स्पेस के। हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संजय मल्होत्रा साहब। वी रामा सुब्रमण्यम नौवे अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भुवनेश कुमार ये हमारे सीईओ हैं और काय के सीईओ हैं, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। और वी नारायण ये इसरो के प्रमुख है, मोस्ट आईएमपी हैं वी नारायण जी, इसरो के हमारे क्या हैं प्रमुख है। तो इनको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे कुछ सम्मेलन हुए जैसे कि G20 का शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है, कनाकेसस में हुआ है कनाडा के अंदर, इसको याद रखिएगा।
कनाडा में हुआ है G20 2025 का शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। 50वां कहाँ होगा, मतलब 50वां कहाँ हुआ है, इटली में, और 52वां जो 26 में होगा वो कहाँ होगा, फ्रांस में। तो आप इसको याद रख लीजिए कि G20 शिखर सम्मेलन आपका यहाँ पे हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के अंदर हुआ है और ये कुआलालंपुर में हुआ है, मलेशिया के अंदर, और थीम इसकी समावेशिता, स्थिरता। 44 से 45वां सम्मेलन वियतनाम लाओस में हुआ है, ठीक है, तो ये 46वां है। अब शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन। देखो भारत में जो हुआ था ना वो 18वां था, है ना। अब 19वां 24 में हो चुका है, इसके बाद अभी नहीं हुआ है। तो 19वां 18 से आपके 19 नवंबर को हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि ब्राजील में होगा अगला। तो भारत में जब 18वां हुआ, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने ये भी बताया कि 19वां ब्राजील में होगा, तो ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो के अंदर, ब्राजील में। और थीम इसकी क्या थी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। जबकि 18वां में जब हमारे यहाँ हुआ था तो क्या थी, वसुदेव कुटुंबकम। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, मैंने कहा था कजान रूस में होगा अगला, है ना, कजान रूस में। तो ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद अगला रूस में, यानी कि साउथ अफ्रीका में मैंने अब ऊपर पढ़ा दिया आपको। इसके बाद मैंने कहा था कजान में होगा, तो कजान का हो चुका है रूस में। और सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन ने की थी, और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। थीम क्या थी, न्याय संगत वैश्विक सुरक्षा और बहुपक्षवाद को सृजन करना। 15वां याद रख लेना, साउथ अफ्रीका में हुआ था जो मैंने ऊपर पढ़ाया है, और अगला कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है सर। नए जो 2025 में जीआई टैग मिले हैं उनको याद कर लो, जीआई टैग 2025। अच्छा, इस पूरी की पूरी क्लास का जो मेरा सोर्स है वो स्पीडी प्रकाशन की किताब है। स्पीडी प्रकाशन जो बुक है ना वो बहुत अच्छे से करंट अफेयर को एक्सप्लेन करती है। आप इस क्लास को नहीं भी देखें तो सारी चीजें आपको स्पीडी प्रकाशन में मिल जाती है, जो बहुत बेहतर ढंग से इसको जो है बनाती है। सांगरी बिन की बात करें 2025 में, राजस्थान जो है, राजस्थान उसको जीआई टैग मिला है। अमल साध चीकू, चीकू जो होता है 2025 में, अमल साध चीकू ये गुजरात का है, इसको जीआई टैग मिला है। सांगरी बिन, सांगरी खेजड़ी के वृक्ष पर लगती है, फलियां होती हैं राजस्थान में। सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट 2025 अहमदाबाद के अंदर जो आपको मिलता है। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा, ये रिंगनाई पचरा एक प्रकार का वस्त्र होता है जो आप पहनते हो, तो ये त्रिपुरा में आपका मिलता है, रिंगनाई पचरा का मिलता है त्रिपुरा में। सितार और तानपुरा, सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिल गया, ये महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा, तो महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है सितार और तानपुरा के लिए। कुंभकोणम का पान का पत्ता, पान जो होता है उसका पत्ता है कुंभकोणम का, और ये तंजावुर का है, ठीक है। थोलाई फूलमाला ये कन्याकुमारी की है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। विलो बेट, इससे बेड बनते, बल्ले बनते, 2025 जम्मू कश्मीर। हैंडलूम उत्पाद, है ना, हैंडलूम उत्पाद है मेघालय का, इसको याद रखिएगा। शहनाई ये बनारस की है, तो बनारस की शहनाई जो स्पेशल बनती है उसको भी क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया है। घर चोला की साड़ी, साड़ी पिछली बार भी एमपी पुलिस सॉरी आबकारी में पूछी गई थी, तो एमपी पुलिस में भी पूछी जा सकती है कि घर चोला साड़ी जो है ये कहाँ की है, गुजरात की है, और इसको भी जीआई टैग मिला है। पश्मीना ऊन ये 2024 लद्दाख की है पश्मीना ऊन, और इसको जीआई टैग मिला है। अजरक प्रिंट ये गुजरात का है, 2024 में इसको भी जीआई टैग मिला है। सांझी क्राफ्ट, जीआई टैग मतलब ये वहां का लोकल उत्पाद है, और इसको जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उसको एकाधिकार दिया है। सांझी क्राफ्ट 2024 मथुरा। जनजाति पोशाक रिंगनाई पचरा त्रिपुरा, इसको भी मिल गया है। और बांसुरी यानी कि बांसुरी को जो कि पीलीभीत की है, इसको भी जो है जीआई टैग मिल गया है। तो ये है आपके जीआई टैग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाला चैप्टर मैंने मतलब ऊपर करवा दिया है तो रिपीटली इसको नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ ऑपरेशन है, 4-5 ऑपरेशन ऊपर ऊपर वाले आप केवल याद रख लेना। एक ये ऑपरेशन सिंधु आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंधु जो हुआ था ये किसके लिए हुआ था, तो ये इजराइल वगैरह का जो आपका युद्ध हुआ है इसके लिए ऑपरेशन सिंधु किया गया है। एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं। एक सेकेंड, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपका किसके लिए हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था इसमें भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए हुआ था। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्पैम के खिलाफ हुआ था। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के साथ जो म्यांमार में भूकंप पीड़ित है उनके लिए ऑपरेशन ये हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन हंट हो चुका है। तो ये सारे के सारे जो मेजर ऑपरेशन है ये आपको भारत के संदर्भ में क्या करना है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है सर। चलिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आपका, वो किसको मिला है? उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो 2023 का जो है इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 2024 का किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो विनोद कुमार शुक्ल जी लेटेस्ट मिला है, इसके पहले उर्दू कवि जी को मिला था। तो ये इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये जो सेक्शन है यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना है। चक्र हो गया, ऑपरेशन डेविल हंट हो गया, ऑपरेशन सद्भावना हमने भारत में जो टाइफून यागी है उससे प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद करने के लिए किया था, है ना। ऑपरेशन राइजिंग सन है तो ये राजस्व खुफिया एजेंसी के लिए है। तो ऊपर के 5-6 आप याद रखिएगा, काफी फेमस है। व्यास सम्मान की बात करें तो ये सूर्य बालाजी को दिया गया है। कौन देश को वासी है? वेणु की डायरी के लिए, ठीक है। तो इनका उपन्यास है। 2023 में पुष्पा भारती जी को दिया गया है, उनके संस्मरण यादें यादें और केवल यादों हेतु। सरस्वती सम्मान दिया गया है 34वां साधु भद्रेश दास जी को सरस्वती सम्मान, और ये स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको दिया गया है। 2023 की बात करें तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया है, इनके रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये जो अवार्ड है ये पूछे जाते हैं। इस बार का जो आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मोहन जी को दिया गया है, मोहन लाल जी को दिया गया है, ठीक है। बुकर पुरस्कार ये समंता हार्वे जी को दिया गया है ऑर्बिटल के लिए, उनका उपन्यास है ऑर्बिटल, उसके लिए समंता हार्वे जी को 2024 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड की बात करें तो कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया है, कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, और इनको दिया गया है इनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए। तो हार्ट लैम्प जो है इनका उपन्यास है और उनको दिया गया। राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ पे हुए, और राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुए। राष्ट्रीय खेल कहां पे संपन्न हुए? उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल आपके संपन्न हुए। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुए, और कब से कब तक हुए? 11 से 18 जनवरी तक हुए 2000 आपके 25 में। थीम क्या थी भाई? ग्रीन गेम्स था, मसाल थी तेजस्वनी, शुभंकर था मोली, मोली क्या था? शुभंकर था। आधिकारिक प्रायोजक था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने इस मैच को जो है स्पॉन्सर किया था। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल है योगासन और मलखम। तो योगासन और मलखम को पहली बार उत्तराखंड में शामिल किया गया था। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है ये सर्विसेस ने जीती है, यानी कि जो मेन 38वां राष्ट्रीय खेल जो था उसमें सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो सर्विसेस रही है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर जो है सर्विसेस रही, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर बिहार जो है वो रहा है। सॉरी, बिहार जो है 29वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर सर्विसेस है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। अगला गेम ये कहाँ होगा? तो अगला होगा मेघालय में। तो याद रखिएगा 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा 2027 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ था 4 से 15 मई 2025 तक। शुभंकर था इसका गज सिंह। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। तो खेल के रंग किसके संग? बिहार के संग। बिहार में अभी रंग चल रहे हैं भैया, है ना, चुनाव के। और खेलो इंडिया पहली बार शामिल किया गया सेपक टकरा का, है ना। तो सेपक टकरा जो है पहली बार शामिल किया गया था। प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है, और 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 जो है कांस्य पदक टोटल जीते। और महाराष्ट्र जो है इसमें टॉप पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र हर बार टॉप पर रहता है, और दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा। अगर आपसे पूछ ले कि एमपी में कब ये गेम हुए थे, तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में हुए थे। तो 5वें नंबर के एमपी में हुए थे। ये 7वें हैं तो 2023 के आसपास एमपी में संपन्न हुए थे, ठीक है। इसको याद रखना। ये कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये रेलवे सुरक्षा बल में 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को नाम दिया गया था। ऑपरेशन अजय जो है ये भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के लिए जारी किया गया था। ऑपरेशन चक्र, इसके तहत सीबीआई ने साइबर अपराध और माफिया को खत्म करने के लिए इसको शुरू किया था। ऑपरेशन स्पाइस जो है ये इजराइल और हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नेम था। ऑपरेशन सजग की बात करें तो भारतीय तटरक्षा, तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और हितधारकों के लिए इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्रम 2 की बात करें तो सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचो से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया। ऑपरेशन ध्वस्त की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे लोगों को बचाने के लिए। और ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा
किया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें एलओसी के लिए किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। ये प्रमुख आपकी प्रमुख जांच समिति है। और प्रमुख जांच समितियों में आपको एक याद रखनी, जम्मू कश्मीर वाली जांच समिति, कि भाई जम्मू कश्मीर के लिए जो जांच समिति बनी थी, अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए आर के गोयल समिति बनी थी। मणिपुर में जो राहत और पुनर्वास दिया गया था उसमें न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति बनी थी। मणिपुर हिंसा के लिए अजय लांबा समिति बनी थी। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद समिति बनी है। संसद सुरक्षा उल्लंघन के लिए अवनीश दयाल समिति, यह समिति इंपॉर्टेंट है, ऊपर की याद रखिएगा। चीता परियोजना जो हमने अभी पढ़ी है, टाइगर फोरम महासचिव राजेश गोपाल जी। प्रधानमंत्री ने पंजाब का दौरा किया था और वहां उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, तो सुधीर कुमार सक्सेना समिति। बाकी नीचे की समिति आप याद मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा नीति वाली जरूर याद रखिएगा, शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, इसको याद रख लीजिए। चंद्रयान 3 जो है इसको हमने लॉन्च किया था और इसके द्वारा भारत में हमने क्या किया, मतलब भारत की तरफ से सॉफ्ट लैंडिंग की गई है और दक्षिण ध्रुव पर हम पहुंचे, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम बन गए। याद रखिएगा, इसके पहले हमने अलग अलग प्रकार से चंद्रयान को लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान सेकंड की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया था, जिसमें से पहला हमारा सफल रहा था, सेकंड असफल रहा था और तीसरा पुनः हमने सफल किया है, ठीक है सर। महाराष्ट्र और आपका जो झारखंड है, यहाँ पे चुनाव हुए। मैं दोनों जगह के मुख्यमंत्री आपको बता देता हूँ। झारखंड जो है यहाँ पे आपके जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और इंडिया गठबंधन के अंदर जो है आपके हेमंत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार है, याद रखिएगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, आपने नाम सुना होगा, तो हेमंत सोरेन जी अभी यहाँ पे सीएम है झारखंड में। और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। उसके अलावा हरियाणा में भी चुनाव हुए, तो हरियाणा में भी जो सरकार है वो किसकी है, बीजेपी की सरकार बनी है। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो सॉरी पहले भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और नायब सिंह सैनी पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को जीत गया है। लोकसभा चुनाव हुआ है हमारा 2024 में 18वें क्रम का। यहाँ से प्रश्नों में प्रश्न आपके कांस्टेबल में बनाए जा सकते हैं। तो चुनाव कितने चरण में हुआ था, 7 चरण में। चुनाव का टैगलाइन क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन था, सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का आइकॉन कौन था, आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन कौन था, शीतल देवी। वर्तमान लोकसभा सीटें कितनी है, 545 है। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था, 543 पर हुआ था। 543 सीटों पर चुनाव जो है संपन्न हुए थे। पूर्ण बहुमत कितना चाहिए था, 272। इस रजिस्टर्ड मतदाता नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ सकते हो आप बस याद रखना कि कुल मतदान कितना हुआ था, 65.79% हुआ था। 2-3 अलग अलग जो है आपके चुनाव आयोग ने एप्लीकेशन जारी किए थे, तो सी विजिल वगैरह, केवाईसी वगैरह, सुविधा वगैरह, ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए। तो ये पूरा आइकॉन है देश का चुनाव, जो है चुनाव का पर्व, ठीक है सर। लोकसभा चुनाव 18, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, तो 18वीं लोकसभा में महिला सांसद कितनी चुनी गई है, 54। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से जो विजय हुए हैं, वो मंत्री कितने विजय हुए हैं आपके, 35 मंत्री विजय हुए हैं। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है लक्षद्वीप में, क्योंकि लक्षद्वीप छोटा राज्य है, तो 84% तक मतदान प्रतिशत यहाँ पे रहा है। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत 56 रहा है। नोटा जो दबाया है सबसे ज्यादा इंदौर वालों ने दबाया है, 2.18 लाख, लगभग 2.5 लाख के आसपास नोटा यहाँ पे दबाए गए। शपथ ग्रहण की बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह में हमारे यहाँ पे 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी 9 जून 2024 को, तीसरी बार, ठीक है सर। 18वीं लोकसभा से चुनकर आए पार्टियां कितनी है, 41 अलग अलग पार्टियां, कोई 2 सीट जीता, कोई ज्यादा जीता, तो ऐसे करके 41 पार्टियां चुनाव जीती। निर्विरोध निर्वाचित हुए मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी के सांसद है सूरत सीट से, तो इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। हुआ ये कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द हो गया था। सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीते शंकर लालवानी, ये 11 लाख, लगभग 12 लाख वोटों से जीते, इंदौर से सांसद है। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते दाताराम वायकर, 48 वोटों से जीते, ठीक है। और ये शंकर लालवानी जी बीजेपी के सांसद है। सबसे युवा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से, 25 वर्ष के हैं मात्र। और
सबसे बुजुर्ग सांसद है थलकोटी तोरेपुर बालू, ये डीएमके के 82 वर्ष के हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट जीती है हाजी हनीफा निर्दली। लद्दाख की एकमात्र सीट जो है निर्दली ने जीती। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को किसी को जो है नहीं मिला है। पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक की फटाफट से बात कर लेते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक चला था और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। 33वें क्रम के आयोजित हुए। मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मोटो क्या है मतलब टैगलाइन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। स्टेड डी फ्रांस में ये मैच हुए, इसको याद रखिएगा। 206 टीम यहाँ पे खेली है। उद्घाटन की बात करें तो सीन नदी जो है, सीन नदी के वहां पर इस स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था। फ्रिज या फ्रिजियन ये जो है ये इसका आइकॉन है, तो फ्रिजियन इसका आइकॉन है। भारत में क्या स्थिति रही, तो भारत की तरफ से रजत पदक एक जीता गया है पुरुष भाला फेंक में। हरियाणा के आते हैं नीरज चोपड़ा जी। मनु भाकर, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक दिया गया है मिश्रित श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में। और याद रखना, तो मनु भाकर का 2 जगह नाम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो एक जगह पर ये सरबजोत सिंह के साथ थी और एक जगह पर अकेली थी। दोनों में 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको अवार्ड मिला है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इसीलिए दिया गया है। स्वप्निल कुसाले, इनको कांस्य पदक मिला है। स्वप्निल कुसाले जी को क्या मिला भाई, स्वप्निल कुसाले जी को कांस्य पदक मिला है और ये 50 मीटर एयर पिस्टल खेलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी की बात करें तो इसके जो कांस्य पदक इसको मिला है पूरी टीम को। और इसके हरमप्रीत साहब जो थे, हरमप्रीत सिंह जो थे, वो कप्तान थे इसके। और इनके कप्तान होने के नाते इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है। अमन शेरावत कांस्य पदक, यानी कि हमारे पास कांस्य पदक कितने भाई, 1 2 3 4 और 5 और एक है सिल्वर। तो 6 टोटल मेडल हमने जीते, इनमें से एक सिल्वर है, बाकी 5 कांस्य है। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में। इस बार नीरज चोपड़ा को क्या मिला है सर, आपके कांस्य मिला है। और ये टॉप देश है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है सेकंड पर और जापान तीसरे पर है। भारत की स्थिति काफी पीछे है, आप इसको याद रखिएगा। और पहले 48वें नंबर पर था टोक्यो ओलंपिक में। क्यों 48वें नंबर पे था भारत, क्योंकि गोल्ड जीता था। इस बार तो बहुत पीछे, 70 के बाद इसकी रैंक भारत की आती है। ठीक है, आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी रैंक भारत की पेरिस ओलंपिक में। आयोजन की बात करें तो आयोजन के वक्त पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये ध्वजावाहक थी। और शरद कमल थे टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये ध्वजावाहक थे। यानी कि जब गेम शुरू होता है तो आगे झंडा लेकर चलना पड़ता है भारत का। तो आयोजन जब हुआ तो हमारा झंडा लेकर पीवी सिंधु और शरद कमल चले थे टेबल टेनिस में। एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। तो समापन जब हुआ तो मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी और पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी, ये समापन समारोह में रहे। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। 1991-92 में शुरू हुआ था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न होता है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। 1961 से 15 लाख की राशि इसमें मिलती है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से मिल रहा है और इसके अंदर जो राशि है वो आपकी इतनी है। तो ये आपके खिलाड़ी हैं जिनको अलग अलग समय पर अवार्ड मिले, तो ये इनकी सूची है। तो ये पूरा करंट अफेयर का आपका शानदार सेशन था। मेरी कोशिश ये रहती है कि अधिकतर चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कवर करवा दी जाए। बाकी चीजें तो आप कहीं से पढ़ते ही हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट है या जो आ सकता है, आप सबको पता है कि एक ही क्लास में सारी चीजें कंप्लीट करवाना बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क रहता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो मेजर मेजर घटनाएं या जो मेजर मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर ये सेशन आपको शानदार लगता है तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं एमपी करंट अफेयर का ऐसा ही सेशन डालने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, कल मिलते हैं।